नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2025 की परीक्षा के लिए जनरल साइंस के 50 बेहतरीन प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका भाग 2 यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि एनटीपीसी 2025 की परीक्षा के लिए इसमें कौन कौन से 50 बेहतरीन विज्ञान के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस बात की खोज पहली बार किस वैज्ञानिक ने करी थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने बताया था कि जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा जो सूर्य है वह केंद्र में है हमारे ब्रह्म उसके सौरमंडल के, और इसका इसका जो चारों चक्कर है वह पृथ्वी लगाती है। तो ये चीज़ जो है बताई गई थी किसके द्वारा? तो कॉपरनिकस के द्वारा। तो कॉपरनिकस के द्वारा जो है सन सेंट्रिक जो थ्योरी है वह प्रतिपादित की गई थी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो सूर्य है वह केंद्र में स्थित है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था? बेहतरीन प्रश्न है। तो कृत्रिम जीन का जो निर्माण है या किया गया था हरगोविंद खुराना के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। हरगोविंद खुराना ने कृत्रिम जीन का निर्माण किया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? बेहतरीन प्रश्न है। तो रक्त परिसंचरण इसकी खोज करी गई थी कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम बताता है? तो आपको याद होगा कि जो न्यूटन है इनके द्वारा गति के 3 नियम प्रतिपादित किए गए थे। इसमें से जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है यह जो है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है इसमें क्या बात बताई गई है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो इसका एग्जाम्पल सबसे सटीक होता है कि जैसे ही बंदूक से गोली चलाते समय पीछे की ओर झटका लगता है। आपने देखा होगा कि जो बंदूक है अगर उससे गोली चलती है तो पीछे की ओर झटका भी लगता है। तो यह जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल माना जाता है। इसके अलावा रॉकेट का ऊपर उठना यह भी न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर ही आधारित है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो यह तीसरे नियम का एग्जाम्पल है न्यूटन का। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति है यह ग्रीक भाषा से मानी जाती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ग्रीक भाषा से। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ध्वनि को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वह माध्यम आपका ठोस भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। यानी कि कोई ना कोई माध्यम जो है वह चाहिए होता है और ध्वनि को संचरण करने के लिए। तो ध्वनि की जो सबसे अधिक गति होती है वो सॉलिड में होती है, यानी कि ठोस में जो ध्वनि होती है वह सबसे ज़्यादा जो है गति करती है। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, फिर उससे कम होती है लिक्विड में यानी कि जल में, उससे कम होती है, और सबसे कम गति जो है ध्वनि की गैस में देखने को मिलती है। तो ये फैक्ट आपको याद हो गया होगा। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक किसमें होगी? तो सबसे अधिक ध्वनि की चाल होगी ठोस में। तो दिए गए ऑप्शन में से ठोस कौन सा है? तो इस्पात आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस्पात आपका ठोस माध्यम है, तो इसमें जो है ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी। तो ऑप्शन सी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा यदि खोल दिया जाए तो कमरे के तापमान में क्या परिवर्तन होगा? तो कमरे का तापमान जो है बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदायक इसलिए होता है क्योंकि जो सफ़ेद कपड़े होते हैं ये हीट के यानी कि उष्मा के जो है बुरे अवशोषक होते हैं। इस कारण से जो है ये ज़्यादा गर्मी हमको अनुभव नहीं होने देते हैं। तो इसी कारण से गर्मियों में हम सफ़ेद कपड़े पहनना जो है प्रेफर करते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यानी कि उष्मा के ये बुरे अवशोषक होते हैं।
तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है क्योंकि ये सूरज की गर्मी को कम अवशोषित करते हैं और ज़्यादातर गर्मी को परावर्तित कर देते हैं। इससे शरीर ठंडा रहता है और हमें गर्मी नहीं लगती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है यह किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष यह दूरी की इकाई होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूरी की। एक प्रकाश वर्ष हम किसे कहते हैं? तो एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी होती है उसी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि एक वर्ष में प्रकाश यानी कि लाइट जो है जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जितनी दूरी तय करती है, उसी को हम एक लाइट ईयर यानी कि एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष जो है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है और एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? तो 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, यानी कि हमारा जो यकृत होता है, हमारा जो हृदय होता है, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो एक हेल्दी मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mmHg होता है। इसको हम mmHg से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 120/80 mmHg होता है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी उदासीन यानी कि किसी न्यूट्रल विलयन का जो पीएच मान है वह कितना होता है? तो 7 होता है। 7 जो पीएच पैमाना होता है यह न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो जल होता है वह हमारा उदासीन विलयन माना जाता है। तो राइट आंसर आपका 7 हो जाएगा। 7 मान जो होता है वह उदासीन होता है पीएच पैमाने पर। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा करी गई थी? हाइड्रोजन की खोज किसने करी थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी कैवेंडिश ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज करी थी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सा जानवर त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? तो मेढक। दिए गए ऑप्शन में मेढक हो गया। इसके अलावा आपका जो केंचुआ होता है, केंचुआ भी जो है त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। तो मेढक और केंचुआ ये आप याद रखिएगा, ये जो हैं त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं। कीट भक्षी जो पौधे होते हैं आमतौर पर उस मिट्टी में उगते हैं जिसमें किस गैस की कमी अधिकतर देखी जाती है? तो ऐसे मिट्टी जहाँ पर नाइट्रोजन गैस की कमी होती है वहाँ पर अधिकतर जो है कीट भक्षी पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन गैस की कमी वाले स्थान पर जो है कीट भक्षी पौधे देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो हाइड्रोजन जो है सबसे अधिक मात्रा में आपको सूर्य में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो है दूसरे स्थान पर हीलियम गैस होती है जो आपको देखने को मिलेगी सूर्य में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन पाई जाती है। दांत का जो इनेमल होता है यह किसका बना होता है? तो मैंने इसके बारे में आपको बताया होगा कि जो दांत का इनेमल वाला हिस्सा होता है यह मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। तो ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम हिस्सा कौन सा होता है? तो दांत का जो इनेमल होता है यह मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है तथा यह किसका बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट। अगला प्रश्न है, मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, जो ब्रेन होता है, इसमें कितने निलय होते हैं? तो मनुष्य के मस्तिष्क में टोटल जो है 4 निलय होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 निलय होते हैं। हमारे तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है?
तो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है न्यूरॉन, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, न्यूरॉन। अगला प्रश्न आपके सामने है, खांसी और छींक जैसी अनैतिक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? खांसी और छींक जैसी जो अनैतिक गतिविधियां होती हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है, आपसे पूछा जा रहा है। बेहतरीन प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? खांसी और छींक जैसी अनैतिक जो आपकी गतिविधियां होती हैं इनको नियंत्रित करने का कार्य होता है मेड्यूला का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेड्यूला। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा ए। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है, यानी कि हार्ट को नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेड्यूला ऑब्लिगेंटा। यह हमारे शरीर, हमारे मस्तिष्क का सबसे पीछे का त्रिभुजाकार भाग होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा यह जो मेडुला ऑब्लिगेंटा होता है यह जो है भोजन को निगलने और उल्टी जैसी जो क्रियाएं होती हैं उनका केंद्र भी होता है। इसके अलावा यह हमारे शरीर की जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनको उनका भी केंद्र होता है। इसके अलावा जो है हमारे हृदय स्पंदन की दर, श्वसन की दर, उसको भी नियंत्रित करने का कार्य करता है मेडुला ऑब्लिगेंटा। तो दोनों ही प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेडुला ऑब्लिगेंटा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटाइप यानी कि समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ये तीनों ही जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, तीनों। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी बेरी नामक रोग होता है। और विटामिन B1 को क्या कहते हैं हम? थायमीन। इसका नाम है थायमीन कहा जाता है विटामिन B1 को। और इसकी कमी से जो है बेरी बेरी नामक रोग होता है। रतौंधी जो रोग होता है विटामिन A की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है। और रिकेट्स जो रोग होता है विटामिन D की कमी से होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो हमारे कान की हड्डी होती है स्टेपिज। यह जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कही जाती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा, स्टेपिज। निम्न में से किस धातु को आसानी से चाकू की सहायता से काटा जा सकता है? अच्छा प्रश्न है। तो इसमें से जो सोडियम है इसको जो है चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चाकू की सहायता से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो जो पावर ट्रांसफार्मर है उसकी कार्य प्रणाली का जो सिद्धांत है यह किस नियम पर आधारित होता है? तो फैराडे के नियम पर। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, माइकल फैराडे के नियम पर। निम्न में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? तो घेंगा रोग जो होता है यह आपका आयोडीन की कमी से, खाने में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो यह रोग देखने को मिल जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था डार्विन के द्वारा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डार्विन के द्वारा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? तो 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट की दर से जो है पृथ्वी जो है घूर्णन करती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आप याद रखिएगा, 27.8। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किसका एग्जाम्पल है? किस प्रकार के परिवर्तन का एग्जाम्पल है आपसे पूछा जा रहा है। बेहतरीन प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल, भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल। तो आपको दोनों के लिए तैयार रहना है। तो लोहे पर जंग लगना यह किस प्रकार के परिवर्तन का एग्जाम्पल है? तो यह जो है केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल माना जाता है लोहे में जंग लगना। इसके अलावा दूध से दही का बनना, कागज का जलना, ये सभी जो हैं रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इनको नोट डाउन आप कर लीजिएगा। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, दूध से दही का जमना, लोहे में जंग लगना, कागज का जलना, ये तीनों जो हैं रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। वहीं भौतिक परिवर्तन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? तो जल से बर्फ़ का बनना, पानी में चीनी का घुलना, ये सभी आपके भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है।
निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? इसमें से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है, उसकी आपको पहचान करनी है। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्लाज्मोडियम जो परजीवी होता है यह एक प्रोटोजोआ होता है जिसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है और इसी के कारण ही जो है मलेरिया रोग देखने को मिलता है। तो जो प्लाज्मोडियम परजीवी होता है इसका वाहक होता है मच्छर। कौन सा मच्छर? तो मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है वह प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है और इसी के काटने से जो है मलेरिया रोग होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा यह जो जानकारी है कि जो मलेरिया रोग है प्लाज्मोडियम परजीवी नामक जो होता है प्रोटोजोआ उसी के कारण होता है, यह बताया गया था सर्वप्रथम बार किसके द्वारा? रोनाल्ड रॉस ने। तो यह जो वैज्ञानिक थे रोनाल्ड रॉस, इन्होंने यह बताया था कि एक मच्छर होता है जिसको हम बोलते हैं मादा एनाफिलीज मच्छर। यह जो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है यह प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है। जब यह मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तब यह मलेरिया रोग होता है। तो यह बताया गया था किसके द्वारा? तो रोनाल्ड रॉस के द्वारा। तो आप याद रखिएगा प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ होता है जिसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर माना जाता है। अगर यह मच्छर किसी को काट लेता है तब मलेरिया रोग होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है? तो एनीमिया जो है खाने में आयरन की कमी से होता है। किसकी? तो आयरन यानी कि लौह की खाने में अगर कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से किस विटामिन की कमी दृष्टिहीनता से संबंधित है? तो विटामिन ए की कमी से जो है दृष्टिहीनता देखने को हो सकती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं और विटामिन ए की कमी अगर खाने में हो जाती है तो रतौंधी नामक बीमारी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा क्षम्य विद्युत बल्ब है? ऊर्जा क्षम्य का मतलब सबसे अधिक एनर्जी यानी कि सबसे अधिक ऊर्जा जो है कौन बचाता है, यानी कि ऊर्जा की खपत सबसे कम कौन सा बल्ब करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलईडी बल्ब दिए गए ऑप्शन में से सबसे कम ऊर्जा की खपत करता है, यानी कि कम ऊर्जा में ज़्यादा रोशनी देता है एलईडी बल्ब। इसी कारण से इसको जो है सर्वाधिक ऊर्जा क्षम बल्ब कहा जाता है। यानी कि यह जो एलईडी बल्ब होता है यह कम एनर्जी में मतलब कम एनर्जी में कम ऊर्जा लेकर ज़्यादा रोशनी करता है, जिस कारण से ऊर्जा की बचत करने वाला बल्ब भी इसको कहा जाता है एलईडी बल्ब को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। विद्युत का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत का आविष्कार किया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा से जो है किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, रेटिना पर। अगला प्रश्न है, हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो जो हरे पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, ये हरे पौधे सौर ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा में जो है सौर ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा में। लकड़ी जलाने पर मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो लकड़ी के जलाने पर मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, कम तापमान को मापने वाला यंत्र इसमें से कौन सा है? तो क्रायोमीटर। क्रायोमीटर का जो प्रयोग है यह कम तापमान को मापने वाले यंत्र के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन सी आप याद रखिएगा, क्रायोमीटर। आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग होता है? तो अधिकतर बार यानी कि सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली गैस आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो उपयोग है आग बुझाने की गैस के रूप में भी किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत है यह किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाल्टन।
डाल्टन के द्वारा जो है 1808 में परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो मनुष्य के जो कान होते हैं ये 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि है उसको सुन सकते हैं, यानी कि इसी के बीच में कोई भी अगर ध्वनि है तो उसको हमारे कान सुन सकते हैं। अगर किसी भी ध्वनि का स्तर 20 हर्ट्ज से अगर कम हो जाए या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाए तो हमारे कान उस ध्वनि को सुन नहीं सकते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि है उसको हमारे कान आसानी से सुन सकते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अल्जाइमर रोग मनुष्य के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मनुष्य के दिमाग को प्रभावित करता है अल्जाइमर। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आप याद रखिएगा ऑप्शन डी। आघूर्ण बल का SI मात्रक क्या हो जाएगा? तो न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आघूर्ण बल की जो SI इकाई है वो हो जाएगी न्यूटन मीटर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है हमारे वायुमंडल में लगभग 0.03% विद्यमान है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। 0.03% जो है हमारे वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिल जाएगी। जो पीयूष ग्रंथि है मनुष्य के शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो मस्तिष्क में। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क में अवस्थित होती है। पशुओं में जो खुरपका और मुंहपका रोग होता है यह किस कारण से होता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो कई बार आपने देखा होगा पशुओं में जो है खुरपका और मुंहपका रोग देखने को मिलता है। तो यह जो खुरपका और मुंहपका रोग होता है यह एक प्रकार के वायरस के कारण पनपता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायरस से होने वाला यह रोग है, यानी कि विषाणु। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है यह चूने का जो पानी होता है उसको दूधिया कर देती है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से 50 जो प्रश्न थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आपके लिए यह जो प्रश्न है आपके NTPC 2025 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।